जब भी हम लोग इमेजिनेशन करते हैं तो हम लोग इमेजिनेशन 3 जगह पर करते हैं। वी नो दैट इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। प्रेजेंट में हम लोग जब इमेजिनेशन करते हैं तो हम लोग इफ़ के साथ दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट में लगाते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को बताते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं कार से ही जाता हूँ। इफ़ आई गो टू ऑफिस आई गो बाय द कार, अदरवाइज आई डू नॉट गो टू ऑफिस। सो हम लोग दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट के बताते हैं वेन एवर यू इमेजिन इन द प्रेजेंट, इफ़ के साथ। आपको ये ध्यान रखना है कि इफ़ में 2 क्लॉजेस होते हैं, एक तो इफ़ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। जब भी इफ़ से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा, इनको वैसे कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। कंडीशनल क्लॉजेस में अनटिल भी आता है, अनलेस भी आता है, और भी चीज़ें हैं, बट इफ़ इज़ द मेन पार्ट। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करनी होगी जिस तरीके से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको इसके बाद गारंटेडली कोई गलती नहीं होगी। और इसके बाद जब आपको मैं इफ़ के समझाऊंगा, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, सो दैट आई विल चेक इट आउट दैट यू स्टडीड और यू लिसन्ड टू द वीडियो वेरी केयरफुली एंड प्रॉपरली। इफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन इंग्लिश में 2 वर्ड से ज़्यादा किया जाता है, एक तो सपोज और एक इफ़। सपोज से आप कम कीजिएगा, इफ़ से ज़्यादा कीजिएगा। इफ़ से रिलेटेड सेंटेंसेस बहुत बनते हैं और उसी तरीके से हम लोगों को लर्न करने होते हैं, प्रैक्टिस करने होते हैं। इमेजिनेशन 3 तरीके से होता है, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर। सो हम लोग जब इमेजिनेशन करेंगे तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 सेंटेंसेस और 3 तरीके से। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आप ग्रामेटिकली पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में, कुछ दिन भी लग जाए आप लोगों को, पर कुछ समय में ये शायद ये क्लियरली समझ में आ जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकें। प्रेजेंट में इमेजिनेशन करने का सिंपल सा तरीका है, जब आप किसी भी व्यक्ति को दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट में बताते हैं, लाइफ में बताते हैं। जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं वॉक पर जाता हूँ जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मैं वॉक पर जाता हूँ। इमेजिनेशन कर रहे हैं, इफ़ लगाइए। सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली। मैं उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। अगर मैं जल्दी उठता हूँ, इफ़ आई गेट अप अर्ली, मैं वॉक पर जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक। बस आपको ध्यान रखना है, THEN देन हम लोग इफ़ के वाक्यों में यूज़ नहीं करते हैं। If I get up early, I go for a walk. If I go to office, I go by the car. If I dine out at Mysore resort. If I study at night only. So ये हो गए हमारे प्रेजेंट में इमेजिनेशन, लाइफ में इमेजिनेशन। जब आप पास्ट में इमेजिनेशन करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है, इफ़ के साथ हैड लगता है और जो मेन क्लॉज है यानी सेकंड वाक्य है। अब देखिए इसके 2 वाक्यों में हमने बांटा, एक तो इफ़ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। जो पहला वाक्य है इफ़ के साथ वाला वो इफ़ क्लॉज कहलाएगा, जो दूसरा वाक्य है वो मेन क्लॉज कहलाएगा, चाहे आप इसको फर्स्ट सेंटेंस बोलिए या सेकेंड सेंटेंस बोलिए। सो जब आप पास्ट में इमेजिनेशन करेंगे, इफ़ के साथ हैड लगाया जाता है कि अगर मैं कल जल्दी उठता तो मैं वॉक पर जाता। इफ़ आई हैड गॉट अप अर्ली आई वुड हैव गॉन फॉर अ वॉक। इसका जो रिजल्ट है वो सेकेंड सेंटेंस में वुड हैव से बताया जाता है। हैड और हैव के बाद हमेशा एक्शन की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये गलतियाँ करने की हम संभावना रखते हैं इसमें। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस अक्सर आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो पास्ट में जब आप इमेजिनेशन करेंगे कि कल अगर मैं पार्टी में जाता तो मैं आपसे वहाँ मिल लेता। इफ़ आई हैड अटेंडेड द पार्टी येस्टरडे आई वुड हैव मेट यू देयर। आई वुड हैव मेट यू देयर, मीट मेट मेट। सो आई वुड हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दिस यू नो वेरी वेल। इफ़ आई हैड अटेंडेड द पार्टी आई वुड हैव मेट यू देयर। इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। So it means he did not invite you. It means he did not invite you. Otherwise we would have attended the party. इसको बोलने का एक और तरीका होता है, सिर्फ पास्ट में इमेजिनेशन जब आप करते हैं तो इसको बोलने का एक और तरीका होता है, had he invited me, I would have attended the party. Now please understand, if he had invited me, had he invited me? If I had attended the party, had I attended the party? If I had dined out, had I dined out? बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। बट हैड आई के साथ फिर आप यहाँ पर इफ नहीं लगाएंगे।
सो इफ ही हैड इन्वाइटेड मी टू द पार्टी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। तो ये हो गया पास्ट का इमेजिनेशन। जब आप फ्यूचर में इमेजिनेशन करेंगे तो आप जो मेन क्लॉज है यानी जो सेकंड सेंटेंस है उसमें विल लगाते हैं, पर ये ध्यान रखना होता है इफ़ के साथ किसी भी कंडीशन में विल नहीं आता है। प्लीज़ रिमेंबर, इफ़ के साथ विल नहीं आता है। इफ़ आई गेट अप अर्ली आई विल गो फॉर अ वॉक। जो ये सेकंड सेंटेंस है वही बताएगा कि ये प्रेजेंट में इमेजिनेशन है या फ्यूचर में इमेजिनेशन है। दो वाक्य, इफ़ आई गेट अप अर्ली आई गो फॉर अ वॉक, ये प्रेजेंट की बात हो गई कि आप जब आप ये कहते हैं कि जब मैं जल्दी उठता हूँ तो मैं वॉक पर जाता हूँ। इफ़ आई गेट अप अर्ली आई विल गो फॉर अ वॉक, अब ये फ्यूचर इमेजिनेशन हो गया क्योंकि सेकंड सेंटेंस में आप यहाँ पर विल यूज़ कर रहे हैं, इफ़ के साथ प्रेजेंट में बताना है, इसलिए कहा इफ़ आई गेट अप अर्ली आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल गो फॉर अ वॉक। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द इमेजिनेशन इन द फ्यूचर, तो जो सेकंड सेंटेंस यानी मेन क्लॉज है उसमें विल लगाएंगे। इफ़ आई गो टू ऑफिस टुमारो आई विल गो बाय द कार। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, हिंदी में आप हो सकता है इसी तरीके से बोलें कि कल अगर मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं कार से ही जाऊंगा। सो इफ़ आई गो टू ऑफिस, यहाँ पर इफ़ आई विल गो टू ऑफिस नहीं बोल सकते। इफ़ के साथ विल एक्सेप्टेबल किसी भी कंडीशन में नहीं है, सिर्फ मेन क्लॉज में आपको विल लगाना पड़ेगा। पास्ट में इमेजिनेशन आपको समझ में आ ही गया। हैड के साथ आप चाहें तो यहाँ पर नॉन वर्ब भी लगा सकते हैं कि अगर बचपन में मैं अपनी क्लास में मॉनिटर होता तो मैं पूरी क्लास को बदल देता। इफ़ आई हैड बीन अ मॉनिटर इन माई क्लास आई वुड हैव चेंज्ड द होल क्लास, आई वुड हैव चेंज्ड। बस ये ध्यान रखना, वुड हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गए इफ़ की, हम लोग जो नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करें। अब फ्यूचर में कुछ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी होते हैं इफ़ के साथ, सिर्फ इफ़ के साथ। हाइपोथेटिकल सेंटेंस का मतलब क्या निकला, एक तरह से आप मान लीजिए कि फ्यूचर में इम्पॉसिबल है, जिसके होने के चांसेस लगभग न के बराबर हैं। अगर मैं चांद पर जाऊंगा तो मैं वहीं रुकूंगा। अब मेरे चांद पे जाने का, वैसे तो देखिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द लाइफ, पर मुझे लगता है कि चांद पे जाने वाला काम पॉसिबल नहीं है। तो इफ़ आई वेंट टू द मून आई वुड स्टे देयर। यहाँ पर आपको इफ़ के साथ सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी वर्ब की। वैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का रोल आप सब लोग जानते ही हैं, पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट में होता है। बट जब आप इफ़ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चांसेस फ्यूचर में न होने के बराबर हैं। बहुत सिंपल है, अगर पॉसिबल है फ्यूचर में, इफ़ आई के बाद प्रेजेंट में और फ्यूचर में विल लगाया जाएगा। और जब आप हाइपोथेटिकल यानी इम्पॉसिबल इमेजिनेशन कर रहे हैं तो वुड लगाया जाता है सेकेंड सेंटेंस में और इफ़ के साथ सेकेंड फॉर्म लगाए जाते हैं। इफ़ आई वेंट टू द मून आई वुड स्टे देयर। अब इसमें डिफरेंस समझिएगा। जैसे अगर मैं कल जल्दी उठूंगा तो मैं वॉक पर जाऊंगा, इफ़ आई गेट अप अर्ली आई विल गो फॉर वॉक। पर मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट गेट अप अर्ली, सो आई कैन नॉट गेट अप अर्ली। अब मुझे पता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना कल का पॉसिबल नहीं, फिर भी अगर मैं उठ जाऊं, इफ़ आई गॉट अप अर्ली आई वुड गो फॉर अ वॉक। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, अनइंटेंशनली वो सेकंड वाला सेंटेंस फर्स्ट वाले सेंटेंस की जगह बोल देते हैं। इफ़ आई गॉट अप अर्ली आई वुड गो फॉर अ वॉक। बट प्लीज़ रिमेंबर, ये हर जगह नहीं बोला जाएगा। जब कंडीशन बहुत मुश्किल है फ्यूचर में तभी यहाँ पर ये सेंटेंस बोला जाएगा, वरना आपको ये बोलना होगा इफ़ आई गेट अप अर्ली आई विल गो फॉर अ वॉक। अदरवाइज वो बनाया ही क्यों गया था। लोग क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में आप ये यूज़ करें, या तो इफ़ आई गॉट अप अर्ली आई वुड गो फॉर अ वॉक, या इफ़ आई गेट अप अर्ली आई विल गो फॉर अ वॉक। बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। जब फ्यूचर में मुश्किल है, कोई काम संभव नहीं दिख रहा होना, तब आप यहाँ पर इफ़ के साथ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जो संभव है उसके लिए आप हमेशा विल लगाते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नहीं समझे हैं तो और थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं कि अगर आप किसी को कहते हैं कि अगर इमेजिनेशन के लिए इफ़ मैं अगर 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो मैं आपसे मिल लूँगा। मुझे पता है कि मैं हूँ कोटा में, आई एम इन कोटा, तो मेरा 1 घंटे में दिल्ली पहुंचना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इफ़ आई रीच्ड दिल्ली इन एन आवर आई वुड मीट यू। यहाँ पर मैं इफ़ आई रीच दिल्ली इन एन आवर आई विल मीट यू नहीं बोल सकता, बिकॉज यहाँ पर फ्लाइट्स भी नहीं है, तो मेरा 1 घंटे में पहुँचना और फ्लाइट की टिकट भी कराने में, वहाँ पर आपको चेक इन करने में टाइम तो वैसे भी लगता है, तो 1 घंटे में आपका दिल्ली पहुँचना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए इफ़ आई रीच्ड इन दिल्ली, इफ़ आई रीच्ड दिल्ली, आपको ये ध्यान रखना है रीच के बाद कभी भी एट, इन, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता है। इफ़ आई रीच दिल्ली, इफ़ आई रीच्ड दिल्ली इन एन आवर आई वुड मीट यू।
यहीं पर अगर आप नॉन वर्ब लगाएंगे, जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को बताता हूं कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो मैं पूरे भारत को बदल के रख दूंगा। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज द कंट्री। यहाँ पर आप वॉज भी लगा सकते हैं। आज से बहुत साल पहले सिर्फ वर्ड लगाया जाता था, आई यू व। वैसे तो आई यू ही शी के साथ वर्ड लगाया जाता था। इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ शी वर द प्राइम मिनिस्टर। पर बाद में इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और बताया गया कि जैसे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ वॉज लगता है पास्ट में, वो क्यों लगाया जाता है। तो अब ये देखिए इंग्लिश का रूल होता है कि अगर कोई भी चीज़ पास्ट में बनी हुई है आप उसमें अमेंडमेंट तो ला सकते हैं, चेंजेस तो ला सकते हैं, पर पास्ट की चीज़ को गलत नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो नोटबुक्स में कई बार लिखा जा चुका है। तो इसको उसको गलत नहीं कहा जाता कभी भी। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस फ्यूचर में बहुत कम है, मुझे पता है, और इसलिए इसका रिजल्ट फिर वुड से ही बताया जाएगा। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर या इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज द कंट्री। If I was the CM of the state, if I were the CM of the state, I would do something for the state. If I were a bird, I would fly in the sky. If I was a bird, I would fly in the sky. But you के साथ were लगेगा. If you were a bird, what would you do? If you were the Prime Minister of India, what would you do? तो क्वेश्चन भी फिर would से ही पूछा जाएगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना। इफ़ क्लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है। इफ़ क्लॉज के बारे में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस अमंग दीज ऑल सेंटेंसेज एंड यू विल यूज़ देम इन अ प्रॉपर वे। इफ़ यू डू नॉट देन लिसन टू द वीडियो अगेन सो दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट इन अ प्रॉपर वे। पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग एक्शंस के साथ यूज़ कीजिए, अलग अलग सेंटेंसेस के साथ यूज़ कीजिए ताकि आप इन सेंटेंस को और अच्छी तरह समझ सकें। फिर भी कोई समस्या आए तो वापस सुनिए, देन आई थिंक यू मे नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और अगर कोई डाउट है तो पूछिए, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू शुड आस्क, you should ask because asking is important. So if I would appreciate if you ask me the questions, there is no problem at all. Now please write in your notebook, if I go to office, I go by the car. If I go to office, I go by the car. If I go to office, I go by the car. Thank you. Then you write, if I study, I will study in Jaipur. So देखिए ये फ्यूचर में इमेजिनेशन है, इसलिए यहाँ पर इफ़ के साथ विल नहीं लगाया गया, पर सेकंड सेंटेंस में यानी मेन क्लॉज में यहाँ विल लगाया गया है। इफ़ आई स्टडी, आई विल स्टडी इन जयपुर। If I study, I will study in Jaipur. Then you write, if I had worked hard, I would have earned money. If I had worked hard, I would have earned money. If I had worked hard, I would have earned money.
If I had worked hard, I would have earned money. If I earned, EARNET, second form, if I earned 10 crore bucks per month, I would do something for the state. Rupees, bucks. You can use rupees and bucks both, there is no problem at all. If I earned 10 crore bucks per month, I would do something for quota, or I would do something for the state. If I earned 10 crore bucks per month, I would do something for the state. If I were the chief minister of the state, I would do something for the state. Depends on you, whatever you want to add. I hope you must have understood the difference. If I were the chief minister of the state, I would do something for the state. If I were the chief minister of the state, I would do something for the state. If I were the chief minister of the state, I would do something for the state. If I had been a child in last night's party, I would have danced. सो नाउ पास्ट का इमेजिनेशन, बस क्योंकि यहाँ पर नॉन एक्शन आ रहा है, चाइल्ड है, नॉन एक्शन है, तो यहाँ पर बी लगाना पड़ता है. बी के बाद बी की थर्ड फॉर्म होती है बिन. ये ध्यान रखिए, बी फर्स्ट फॉर्म. बी के 3 रूप होते हैं, इज एम आर, बी एक्स्ट्रा होता है. बी की जो सेकेंड फॉर्म है वॉज व, और थर्ड फॉर्म होती है बिन, बी डबल एन, बिन. सो इफ आई हैड बिन अ चाइल्ड इन लास्ट नाइट्स पार्टी, आई वुड हैव डांस्ड. If I had been a child in last night's party, I would have danced. I would have danced. I would have danced. Thank you. I hope you must have written that.